अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूँगा और आज किसी एक स्पेसिफ़िक बुक के हवाले से बात नहीं करेंगे। आज ओवरऑल जो है मैं किताब के हवाले से ज़ाती तौर पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा बातें, जो किताब के हवाले से ज़ाती मैं बातें करना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा और कुछ अजीम लोगों के रेफरेंसेस भी आपके साथ कोट करूँगा और जो भी किताब के हवाले से इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसको चाहूँगा कि अच्छे तरीके से कंप्लीट आपको शेयर करूं। तो बात करते हैं इस चीज़ से कि किताब को पिक कैसे किया जाए। अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री की किताबें पढ़ने का है तो आपने कौन सी हिस्ट्री की किताब पढ़नी है। बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं और जितने रीडर्स हैं, हम रीडर से सवाल किया जाता है कि सर हमें हिस्ट्री की किताब बता दें, हमें क्रिएटिविटी के ऊपर किताब बता दें, हम कौन सी पढ़ें। हम तो रेकमेंड कर देते हैं, माइट भी चांसेस हैं कि आपको वो किताबें पसंद ना आए और आप कहें यार ये मतलब कैसी किताब जो है रेकमेंड कर दी है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर सवाल होना चाहिए। ये कासिम अली शाह साहब का जुमला है, जो उनका नाम मैं रेफरेंस कोट करके आपको बता रहा हूँ कि कासिम अली शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात इस पे बताई। उन्हीं की बात मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो फरमाते हैं कि अगर आपने कोई किताब पिक करनी है ना, तो सवाल होना आपके अंदर लाजमी है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, आपके अंदर सवाल है कि यार बिजनेसमैन होता कौन है, बिजनेसमैन बना कैसे जाता है, बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ क्या हैं, तो आप जो है बिज़नेस की बुक्स की तरफ जाएंगे। आपके अंदर सवाल होगा कि यार लीडरशिप क्या चीज़ है, लीडर कौन होते हैं, लीडर कैसे बने जाते हैं, लीडर्स की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो आप लीडरशिप की बुक्स की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन होना बहुत लाजमी है। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि चलो अभी हिस्ट्री की किताब पढ़ के चेक कर लेता हूँ, थोड़ी सी पढ़ी, मज़ा नहीं आया तो साइड पर रख ली। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपका अंदर एक क्वेश्चन होना चाहिए। और किताबों के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर अगर किसी गोल को अचीव करना है, आपका गोल अगर फाइनेंशियली है तो आप फाइनेंशियल बुक्स की तरफ जाएं। ठीक है, और बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ गोल को अचीव करने में, बल्कि अगर आप बुक पढ़ें तो बुक्स के अंदर भी आपको एक पैशन होना चाहिए कि इस किताब को मैंने पढ़ना है और मेरा गोल है इस बुक को अगर मैंने एक वीक के अंदर ख़त्म करना है। तो इस तरह आप उस बुक को भी जो है इजीली ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई रीडर आपका दोस्त है, कोई रिलेटिव है जो आपका दोस्त है, किताबें पढ़ने का उसको बहुत शौक़ है, आप उससे मशवरा ले सकते हैं कि यार मुझे फाइनेंशियल बुक्स पढ़नी है, मुझे सेल्फ़ हेल्प किताब पढ़नी है, तो तुम मुझे रेकमेंड कर दो किताब। इसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा कि आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी किताबें, तो वो आपको किताब रेकमेंड कर देगा। माइट भी उसकी रिकमेंडेशन आपके लिए यूज़फुल हो। और जहाँ तक किताब का ढूंढने की बात है, जहाँ तक आप टाइम सेविंग की बात है, टाइम सेविंग सही वर्ड है कि आपको वक्त बचाना है आपको, तो आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है। आप इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी किताब ढूंढिए। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़नी है आपने या तंज़ व मज़ाह की किताबें पढ़नी है, बेशुमार कैटेगरीज़ हैं, फ़िक्शन है, नॉन फिक्शन है, ये किताबें अगर आपने पढ़नी है तो आपके पास इंटरनेट है। आप फ़ौरन से किताब जिसका नाम आपको बड़ा दिलचस्प लगता है, आप उसका नाम निकालिए या उसके ऊपर समरी पढ़ लीजिए, तो आपको 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पता चल जाएगा इस किताब के अंदर कैसा कंटेंट है, कैसा मटेरियल है, क्या ये आपके इंटरेस्ट के साथ मैच कर रही है ये किताब या नहीं कर रही। तो आप फ़ौरन से समझ जाएंगे किताब पढ़ने वाली है, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो आप उसको पढ़ लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा, एक तो आपके अंदर सवाल होना चाहिए कि आपने बनना क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, ठीक है, या कोई और किस्म के गोल्स हैं, तो आपको उससे रिलेटेड फिर आप जो है किताब इजीली ढूंढ सकेंगे। दूसरा चीज़ कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त है जिसको किताबें पढ़ने का शौक़ है, आप उससे रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तीसरी चीज़ इंटरनेट। आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कीजिए। मैं खुद इंटरनेट पर सर्च करता हूँ, मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन पर किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी किताबें हैं, किस किस राइटर की किताबें हैं। तो उसके साथ ही आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिसके ऊपर आपको किताब की छोटी समरी मिल जाती है कि ये किताब कितने पेजेस की है, इस किताब का कंटेंट क्या है, किताब से सीखने को क्या मिलेगा, किस बारे में ये किताब है। तो आपको उस वेबसाइट्स के ऊपर फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये किताब
क्या कवर पे जो लिखा है क्या वाकई इसके अंदर वो चीज़ है भी कि नहीं, ये किताब के अंदर कंटेंट क्या है। तो एक वेबसाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बड़ी इम्पॉर्टेंट बड़ी अहम ये वेबसाइट है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता, और जितने रीडर्स को मैं जानता हूँ उनको भी इस वेबसाइट का नहीं पता। वेबसाइट का नाम है हाउ लॉन्ग टू रीड। ठीक है, हाउ लॉन्ग टू रीड या हाउ लॉन्ग टू रीड दिस है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा। howlongtoread.com है। ठीक है, आप जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, किताब का नाम आप डालेंगे और वो किताब का कवर, और किताब के कवर के साथ ही 2-3 लाइनों के अंदर किताब का पूरी समरी आपको बता देगा किताब किस बारे में है, अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। और मज़े की चीज़ ये है, आप इस किताब के बारे में ये भी उस वेबसाइट की में आप चेक कर सकते हैं आपकी स्पीड रीडिंग कितनी है, आप इस किताब को कितने घंटों में ख़त्म कर लेंगे। तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। किताब अगर 500 पेजेस की है, जब आप टाइमर उस वेबसाइट पर चलाएंगे तो रीडिंग करेंगे, पर मिनट आपने कितना वर्ड पढ़े, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये किताब कितने दिनों में या कितने आवर्स में पढ़ लेंगे। तो बड़ी अच्छी वेबसाइट है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसी तरह ई बुक्स की कई सारी वेबसाइट हैं, तो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करके अपनी फेवरेट किताबें जो हैं या जो आपकी फेवरेट कैटेगरी है उससे रिलेटेड किताबें इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिज़िकल बुक्स जो है, पहले आप नाम सर्च कर लीजिए नेट पे, उसके बाद आप फिज़िकल बुक्स जाके ले लीजिए। फ़िज़िकल बुक्स का अलग ही टेस्ट है पढ़ने का, उसको किताब को पकड़ने का। तो ये बातें हैं, ये चीज़ है किताब के बारे में। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मैं जो ज़ाती तौर पे ये बात आपके साथ कहना चाहूँगा आपको कि एक सीईओ है, ठीक है, रिसर्च ये कहती है कि कंपनीज़ के सीईओज़ 60 बुक्स एक साल में पढ़ते हैं। 60 बुक्स एक साल में कंपनीज़ के सीईओ पढ़ते हैं। और एक रिसर्च में अभी पढ़ रहा था कि 500 बेस्ट कंपनीज़ जो हैं उनके भी जो सीईओज़ हैं वो एवरेज जो है तकरीबन 60 बुक्स पर ईयर एक साल में पढ़ते हैं, और एक मंथ में 5 किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, इसके एज़ कंपेयर टू एवरेज पीपल, और एक एवरेज अमेरिकन के बारे में मैं पढ़ रहा था कि एक एवरेज अमेरिकन एक साल में 1 किताब पढ़ता है, या वो भी नहीं पढ़ता। ऐसे भी लोग हैं जो एक साल में 1 किताब भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं सीईओ सबसे ज़्यादा किताब रीड करते हैं, उनको शौक़ होता है, उनको पैशन होता है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, डेवलपमेंट का। ठीक है, बाहर वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, अपने आप को अंदर से ग्रो करते हैं, तभी वो बाहर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आपने कभी डिफरेंस नोट किया है कि आखिर सीईओ बनता क्यों है? बेशुमार आपको, बल्कि मैं कहता हूँ 90+% जो सीईओज़ हैं उनके पास डिग्रीज़ नहीं है, मगर उनकी नॉलेज डिग्री वाले लोगों से ज़्यादा नॉलेज है उनकी। क्या रीज़न है? उनके पास जो हथियार है वो है हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स। ठीक है, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, हर कैटेगरी की, स्पेशली क्या कहते हैं सेल्फ हेल्प किताबें जो हो गई। ठीक है, वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट 500 पेजेस या 550 पेजेस एटलीस्ट डेली पढ़ता है अपने 5 से 6 घंटे निकाल के। 5 से 6 घंटे के अंदर वो 500 कंपनीज़ की रिपोर्ट्स 500 पेजेस पढ़ता है जो कंपनी की रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, उसके अलावा 5 डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ता है वॉरेन बफेट। बिल गेट्स एक साल में, जैसे कि मैंने कहा कि एक सीईओ 60 बुक्स पर ईयर पढ़ता है, बिल गेट्स 60 बुक्स एक साल में पढ़ता है और 5 बुक्स एक वीक में। ठीक है, आप सीईओज़ की हैबिट्स को देखेंगे और एक एम्प्लॉय की हैबिट्स को देखेंगे, बड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा उनकी हैबिट्स में, उनकी गुफ्तगू में, उनकी चाल चलन के अंदर, दोनों के अंदर। ठीक है, और आपको बड़ा फ़र्क नज़र आएगा दोनों चीज़ों के अंदर। इसलिए किताब पढ़ा करें आप भी, ताकि आप लोग इवॉल्व हों, अपनी लाइफ को एलिवेट करें। मैं स्पेशल आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड किताबें ज़रूर पढ़ें। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होगा कि आप फाइनेंशियली इससे मजबूत हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली इसी तरह रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है जो पहली किताब मैं आपको लाजमी रेकमेंड करूँगा। मैं इस किताब को फाइनेंशियल एजुकेशन में और वैसे भी नंबर 1 पर रखता हूँ। ठीक है, मैं सेकंड पर लाता ही नहीं इस किताब को।
मुझे इस किताब से और इस राइटर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। वो मैं इस किताब को सेकंड पर लाता ही नहीं, मैं हमेशा नंबर 1 पर रिच डैड पुअर डैड इसकी किताब है वो रेकमेंड करता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब है रिच डैड पुअर डैड, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर है। इसमें आपको पता चलेगा अमीर अमीर कैसे बनता है, अमीर लोग क्या ऐसी तालीम अपने बच्चों को देते हैं जो गरीब के बच्चा नहीं ले पाता तालीम। अमीर लोगों की एकेडमिक एजुकेशन और होती है, गरीबों की क्या और होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अमीर लोग जो हैं वो असासे बनाते हैं। कभी आपने गरीब का सासा नहीं देखा होगा। अमीर लोग थोड़े से पैसे को इस तरीके से मैनेज करना जानते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर सकें। अमीर लोग जो हैं वो पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं और कम पैसे से किस तरह उस पैसे को ग्रो करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, स्पेंड कैसे करना है। तो उनके जो मेथड हैं, उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज टोटली डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू पुअर, मिडिल क्लास, ऑर्डिनरी, मीडियोकर पर्सन, ठीक है। तो इसलिए इस किताब को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं, क्या तालीम अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं कि उनके बच्चे भी बाद में अमीर भी बनते हैं। गरीब का बच्चा जो है वो कभी भी, उसके लिए अमीर बनने के चांसेस बड़े मुश्किल होते हैं। गरीब के लिए ये स्टेप है कि वो लाइक हमारे यहाँ मैट्रिक करेगा, इंटर करेगा, फिर मास्टर्स है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर मास्टर्स है, ठीक है। तो इसी तरह फिर वो कॉर्पोरेट लैडर में फंस जाता है। रैट रेस का वर्ड भी इस किताब के अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो कि वो रैट रेस के अंदर बंदा फंस जाता है, ठीक है। अमीर लोग जो है इस रैट रेस से बाहर निकल आते हैं, उनको पता होता है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलना है। तो रॉबर्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि अमीर होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास नॉलेज हो फाइनेंशियल। जब तक आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी होना, आपको उसको यूटिलाइज़ करना नहीं आएगा। उन पैसे को इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है, उस पैसे को कहाँ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से पैसा मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आए। तो इसलिए और गरीब आदमी जो मिडिल क्लास बंदा है, अगर उसको पैसे दे दिए जाएं तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगा, स्पेंड कैसे करेगा, और वो अगर उसको 10,000 भी दे दिए जाए ना तो वो ज़ीरो पर ले आएगा, और एक अमीर आदमी को दे दिए जाएं तो वो 10,000 को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। जितनी उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, फाइनेंशियल IQ है उसका। तो इसलिए इस बुक को लाजमी पढ़िएगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, आपको चैप्टर्स पढ़ कर ही पता चल जाएगा कि चैप्टर का नाम पढ़ कर ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी डिफरेंट बातें जो हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी। पैसे से रिलेटेड, अमीरों से रिलेटेड, ऑर्डिनरी लोगों की हैबिट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड। तो मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें एक किताब में भी लिखा है, आपको पता चलेगा कि अमीर लोग टैक्सेस से बचते हैं, वो टैक्स नहीं पे करते। और आपकी जो पूरी इकॉनमी है, आपके जो ग्लोबल इकॉनमी सिस्टम है, ये सिस्टम बनाया ही ऐसे गया है कि ये अमीरों की फेवर में है, गरीब की फेवर में नहीं है, ठीक है। कोई भी पॉलिटिशियन आता है वो कहता है कि जी हम आके इस ढांचे को ठीक कर देंगे, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम गरीबों के लिए बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट आई है आपके सामने है रिजल्ट्स, ठीक है। तो चीज़ ये है कि आपने गवर्नमेंट को नहीं देखना। रॉबर्ट वर्ड इस्तेमाल करता है जो उसका सेंटेंस है एग्जैक्ट, डोंट चेंज द गवर्नमेंट, चेंज योर सेल्फ। तो जब आप अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत कर लेते हैं तो आपके लिए डज़न्ट मैटर कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है। एक ऑर्डिनरी बंदे के लिए, जो एक जॉब करने वाला बंदा है, सैलरीड पर्सन है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट चेंज होती है, टैक्सेस ज़्यादा लगा लेती है। आपको पता चलेगा रिच डैड पुअर डैड पढ़ के कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है टैक्स पे करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, उसके बाद टैक्स पे करते हैं एम्प्लॉयड पर्सन। एक पूरा जो है वो बना हुआ है जिसको, उसमें आपको मिल जाएगा चार्ट ESBI का। तो किस तरह आपने लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट होना है, तो सब स्ट्रेटजीज, टिप्स और सब कुछ उसके अंदर दिया गया है। इस बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपके अंदर एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने का। तो जितने भी मल्टी मिलियनियर लोग हैं
उन्होंने भी जब बुक रिव्यू दिया है अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, तो इस बुक को रिच डैड पुअर डैड को नंबर 1 पे रखा है। जिन लोगों ने एम्पायर खड़े किए हैं, जिन लोगों ने एम्पायर बिल्ड किया है, तो उन्होंने भी इस बुक को ज़रूर पढ़ा है। बेस्ट सेलिंग बुक है। तो एक इस बुक के बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर एम्फेसाइज़ करना चाह रहा था, और इस बुक के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि अलहदा से भी एक वीडियो बनाऊँ सेपरेट। इंशाल्लाह वो वीडियो आएगी इस बुक के ऊपर, और कोशिश करूँगा बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कवर करने की। तो इस बुक को भी आप ज़रूर पढ़िएगा। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई ये किताब है। इसके अलावा एक और मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करूँगा कि अभी सब लोग आइसोलेशन में है, तो कोरोना की वजह से हर बंदा घर में है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है बुक रीडिंग का। आप लोगों के अंदर अगर एक डिज़ायर है तो आप लोग बुक्स को ज़रूर पढ़िए। आपके पास अभी टाइम है। इवन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो आप बुक्स को पढ़िए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए, और जब ये आइसोलेशन का पीरियड ख़त्म होगा तो फिर आप लोग एक कोई स्किल लेकर निकलिए, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो घर बैठे हैं, वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, घर बैठे हैं, बोर हो रहे हैं। तो इसलिए बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है, आपको टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगी बुक रीडिंग की हैबिट। तो इसलिए बुक रीडिंग जो है बहुत ज़रूरी है वैसे भी, और कम से कम एक बुक तो पढ़िए, ठीक है। मैं कहता हूँ अपने आप को उन लोगों की लिस्ट में शामिल तो कीजिए जो लोग रीडिंग करते हैं। कम से कम आप किसी को कह सकेंगे यार मैंने एक किताब तो पढ़ी है, कंप्लीट पढ़ी है, अपने लाइफ के अंदर कुछ उसके ज़रिए मैंने अपने आप को बेहतर बनाया है, इवॉल्व किया इस किताब के ज़रिए। कोई एक अच्छी स्किल, कोई एक अच्छी किताब पढ़िए, कोई आर्टिकल अच्छा पढ़ लीजिए, कुछ भी कीजिए, रीडिंग की तरफ आइए, स्किल्स डेवलप कीजिए, इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाइए। तो रीडिंग बुक्स जो है वैसे तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और अब अक्सर लोग कहते हैं, और बिल्कुल सही बात है, कि ये जितने भी लोग किताबें पढ़ते हैं अब थोड़ा सा ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, और बड़ा दुख होता है जब इवन मैं संडे को भी बुक्स परचेज़ करने जाता हूँ, स्टॉल लगा होता है, किताबें जो हैं फुटपाथ पे पड़ी होती हैं। और आपने इवन देखा होगा कि जूते जो हैं ऊपर शीशे के रैक में और रखे जाते हैं, ठीक है, जूतों के ऊपर, और किताब जो है, जो इल्म है, उसको वो बिल्कुल रुल रहा होता है, फुटपाथ के ऊपर पड़ा है, और इतनी कम कीमत में आपको ख़जाना मिल रहा होता है, ठीक है, इतनी कम। आप शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें उठाइए, हिकायात की किताबें उठाइए, आप इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़िए अब, और उनकी प्राइसेस देखिएगा, ठीक है। किताबों की क्या कीमत है, मतलब एक छोटी किताब है, मतलब 150, 200, 250 सफ़ात की आपको तकरीबन 200 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। तो कम से कम इसके ऊपर भी अलग सा अपना बजट बनाइए, और किताब के ऊपर जो आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो आप किताब जो है वो आपको पे बैक करेगी, ठीक है। किताब के ऊपर जो आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। अगर आप किताब से जो चीज़ अख़ज़ कर रहे हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और नॉलेज इज़ पावर, मुझे गुफ्तगू के दौरान अब ये जुमला याद आ गया, तो इसके ऊपर भी बात करता चलूँ। बहुत सारे लोगों का गलत कॉन्सेप्ट बना होता है कि नॉलेज इज़ पावर। देखें, ये जुमला ही गलत है। नॉलेज इज़ नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। और ये जुमला भी और ज़्यादा बेहतरीन है कि नॉलेज इज़ वेल्थ, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अप्लाइड लाजमी लगाइए। अप्लाइड नॉलेज जो है, आपने नॉलेज हासिल कर ली और उसके ऊपर अमल किया, तभी आपको बेनिफिट्स, रिजल्ट्स, आउटपुट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो चीज़ सीख ली है, ठीक है, और उस पर अप्लाई नहीं कर रहे, तो फ़ायदा नहीं है। और जो चीज़ आप सीखें, आपको रिज़ल्ट मिले, आउटपुट मिले, अपने तक महदूद ना रखिए, उसको आगे लोगों के साथ अच्छी चीज़ को शेयर कीजिए। चिराग से चिराग जलता है, तो आप भी अच्छी चीज़ को शेयर कीजिए, ताकि आपसे भी कोई बंदा इंस्पायर हो, वो कहे कि यार मेरा फ़लाना दोस्त किताब पढ़ता है, या उसकी हैबिट्स बहुत अच्छी हैं। आपकी किसी ना किसी चीज़ से, अच्छी हैबिट से इंस्पायर होगा। और मोस्टली जो इंस्पायर लोग होते हैं ना, वो, अगर मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ, या कोई शख्स बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, तो उसकी शायद किताबें पढ़ने से बहुत ज़्यादा इंस्पायर ना हो, उसके एक्शंस से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे,
ठीक है। हर बंदा, नेल्सन मंडेला, वो प्रैक्टिकली उसके एक्शन से लीडर्स जो हैं वो इंस्पायर हुए, ठीक है। जो एक्शन उसने लिए, जो डिसीजन मेकिंग उसने की, तो एक्शंस जो है वो उनके अंदर एक स्पार्क होता है जो इंसान को अपनी तरफ खींचता है। तो इसलिए एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। नॉलेज आपके पास आ गया है, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू लाइक यू कैन से दैट सक्सेस, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी मैं कहता हूँ कि एक सीक्रेट सॉस है। ये वर्ड मुझे आ गया याद गुफ्तगू के दौरान। एक सीक्रेट सॉस है सक्सेस की, मैं इसको सीक्रेट सॉस का नाम देता हूँ। आपने बड़े लजीज खाने खाए होंगे, लेकिन हम लोग कहते हैं कि यार चिकन कढ़ाई एक रेस्टोरेंट की और टेस्ट है, लेकिन फलाने रेस्टोरेंट की जो चिकन कढ़ाई है ना वो बहुत ही आला है, उसकी जो सीक्रेट सॉस है वो किसी के पास नहीं है। तो जो सीक्रेट सॉस है जो उस खाने को बाकी चीज़ों से मुनफरिद डिफरेंट बनाती है, ठीक है, और कस्टमर खींच के लाती है, इसी तरह जो कामयाबी में सीक्रेट सॉस है वो परसवीरेंस है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी है। आपका गोल है एक बहुत बड़ा, आप कंसिस्टेंसी के बगैर, मुस्तकिल मिजाजी के बगैर उसको नहीं अचीव कर सकते। ये बहुत बड़ी जो है लोगों को गलत गाइडेंस होती है, या लोग अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, ओवर मोटिवेट कर लेते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि मैं कल से जो है फलाना काम करूँगा और उसके बाद इतने साल में मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा। कंसिस्टेंसी नहीं होती, टूटे फूटा वो वर्क करते हैं, अभी 2 दिन काम कर लिया, फिर हफ्ते बाद उस चीज़ को शुरू कर लिया, तो इस तरह कभी भी आप गोल्स, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये बातें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। ख़ासकर अब मैं अपने बातों को सम अप करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वीडियो वरना बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। मैं अपनी बातों को सम अप करता हूँ। एक तो फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स को लाजमी पढ़िए, ठीक है, क्योंकि हर बंदा, देखिए मैं सीधी सीधी बात करूं, हर आदमी पैसे कमाना चाहता है, अच्छे पैसे कमाना चाहता है, ठीक है, फाइनेंशियली मजबूत होना चाहता है, फाइनेंशियली सेटल होना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियली वो अपने आप को फाइनेंशियल लर्निंग की तरफ नहीं जाता, वो सीखने की तरफ नहीं जाता। पहले आपको सीखना पड़ता है कि अमीर कैसे बना जाए या दौलतमंद कैसे बना जाए, ठीक है। तो इसलिए पहले सीखिए, अच्छी तरह सीखिए, मिस्टेक्स कीजिए, प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करेंगे मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक्स कीजिए, मिस्टेक से सीखेंगे, तभी आप अपने गोल के, फाइनेंशियल गोल के बहुत ज़्यादा करीब होंगे, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंशियल हेल्प किताबें पढ़िए, तो फाइनेंशियल हेल्प से किताबें पढ़िए, और इस आइसोलेशन के टाइम में, पीरियड में, ठीक है, कोई ना कोई, मैं ये नहीं कहता चले आप किताबें ना पढ़ें, कोई ना कोई अच्छी स्किल हासिल कीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है या कोर्स कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज तो इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो स्किल्स जो हैं वो आप हासिल कीजिए। तीसरी चीज़ जो मैंने बताई, कंसिस्टेंसी, अपना एक गोल सेट कीजिए और कंसिस्टेंटली, ठीक है, उसके ऊपर वर्क कीजिए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो किताबें पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोशिश होगी कि मैं तकरीबन हर रोज़ ही वैसे एक वीडियो अपलोड कर दिया करूं, या 2 दिन में एक वीडियो अपलोड कर दिया करूं। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब मैंने सोचा होता है आज वीडियो अपलोड करूंगा, मगर वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, टाइम नहीं मिलता, या बड़ी मुश्किल से एक्चुअली मैं रात को वीडियो जो है ना शूट करता हूँ, क्योंकि शोर वगैरह बहुत ज़रा कम होता है इस वजह से। तो बस ये बातें थी, आप लोगों से करनी थी। तो किताब के हवाले से अपना राय भी ज़रूर दीजिएगा, कोई अपने कमेंट्स किताब के हवाले से करने हो तो कीजिएगा, ताकि एक हम रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी, या मैं जब लाइव आऊँगा इंशाल्लाह ताला तो फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसके ज़रूर आप लोगों को आंसर दूंगा। बुक से हवाले से ही जो है हमारा जो है टॉपिक होगा, किताब के हवाले से भी मैं वैसे भी देखता रहता हूँ, जो भी कमेंट आते रहते हैं, ठीक है। कौन बंदा वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करता है, तो कमेंट इसी तरह करते रहिएगा, और लाइक भी करते रहिएगा वीडियो को, कम से कम इंकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा, कोई भी किताब के हवाले से
जो आप सवाल पूछना चाहें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आप लोगों ने कभी गौर किया है कि हमेशा कहा जाता है, आप लोगों ने ये जुमला बार बार सुना होगा कि रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। ठीक है, तो ये क्यों कहा जाता है? कभी इस जुमले पर गौर किया है? हम लोग सिर्फ पढ़ने तक महदूद रहते हैं, इस पॉइंट को पिक नहीं करते जो जुमला दे रहा होता है, जो जुमला बयान कर रहा होता है। इसलिए रीडर्स आर लीडर, जो लीडर होता है उसको रीडिंग की हैबिट होती है। मैंने अजीम आदमियों को किताब पढ़ते, किताब लिखते देखा है, और कोई बंदा ये गौर नहीं करता, बहुत कम लोग हैं गौर करने वाले, कि आखिर अजीम आदमी को अजीम क्या चीज़ बनाती है। उसके अंदर जो एक इंग्रेडिएंट है जो उस बंदे में होता है, जो हैबिट होती है, जो उसकी बल्कि मैं अजीम लोगों की कॉमन हैबिट बोलूँगा इस चीज़ को, कि उनको रीडिंग का शौक़ होता है। ठीक है, आप लोग, मैं चाहता हूँ कि गौर किया करें। जो भी बंदा कामयाब होता है, मैं फेमस लोगों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत से लोग आपको या यूट्यूबर जैसे मिलेंगे जो फेमस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब लाइक उनको, जितने लीडर्स हैं ना, उन सबको रीडिंग का शौक़ होता है। ठीक है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात करें, ही वॉज अ रीडर। ठीक है, और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात करें, सर सैयद अहमद ख़ान साहब की बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, और जितने भी लीडर्स हैं, और कासिम अली शाह साहब की काफ़ी माशाल्लाह से किताबें हैं। कासिम साहब की मैंने किताबें पढ़ी हैं, तकरीबन 3 एक किताबें पढ़ी हैं, और भी किताबें पढ़नी थी, मेरे लिस्ट में थी, मगर मैं कंप्लीट नहीं उनकी पढ़ सका बाकी सारी किताबें, मगर वीडियोस जो हैं उनकी देखता रहता हूँ। आप लोग भी वीडियोस उनकी देखा करें। उनका एक है किताब दोस्ती के नाम से सीरीज़ है, मैंने आज भी उनकी एक वो वीडियो देखी, तो किताब दोस्ती से रिलेटेड जो उनके चैनल के ऊपर वीडियो आती हैं, वो उसको आप देखें। ठीक है, आपको शौक़ पैदा होगा। ठीक है, अपने आप देखेंगे अपने आप के किस तरह आप बेहतर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बस ये सब बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। अभी बात करेंगे हम किताब रॉबर्ट कियोसाकी की किताब फेक के बारे में। और रॉबर्ट कियोसाकी वही राइटर हैं जिनकी शोरा आफाक किताब बेस्ट सेलिंग बुक, जो उनकी पहचान बनी, रिच डैड पुअर डैड थी, जो 1997 में पब्लिश हुई थी, और वो इनकी पहचान बनी। तो उन्हीं की किताब है, 2019 में ये किताब शाया हुई है, फेक किताब के बारे में बात करेंगे। इस किताब के अंदर बड़ी दलील के साथ बात की गई है, और इसको 3 सेक्शंस में, 3 कैटेगरीज में ब्रीफली डिफ़ाइन किया गया, उसके बारे में बताया गया। पहली चीज़ जो है फेक मनी, दूसरी चीज़ जो है फेक टीचर्स, और तीसरी फेक एसेट्स है। फेक मनी यानी जाली पैसा। ठीक है, उसके बारे में रॉबर्ट क्या कहते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। फेक मनी, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि 1971 में यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया था। जो रिजर्व्स थे वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर नहीं थे। गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म करके उन्होंने जो है ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड कर दिया। तो जो बैंक की जितने भी बैंक्स थे उनको ये इजाज़त दे दी गई कि आप जितना कंटिन्यूसली पेपर है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब पेपर ज़्यादा प्रिंट होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। और यही चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जितने भी बेचारे जो लोग बैंकिंग को या इकोनॉमी को नहीं पढ़ते, उनको इस चीज़ का पता भी नहीं कि पेपर जितना छपता है उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ख़ासकर अमेरिका को ख़ासकर, कि जब यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया, तब जो है उनकी इकोनॉमी, और विद ग्राफ, विद पिक्चर रॉबर्ट ने उस चीज़ को दिखाया है। मैं वो ग्राफ भी आपके सामने आपको शो हो जाएगा, मैं आपको वो दिखा दूंगा ग्राफ। तो इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि फेक मनी है ये, जो पेपर करेंसी है, इट्स अ फेक मनी। आपको इंश्योरेंस के लिए क्या करना चाहिए, अपने पास गोल्ड रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड है गॉड्स मनी, ये खुदा की दौलत है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ज़मीन हो गई,
रियल एस्टेट, ठीक। तो ये है खुदा का दौलत। और गोल्ड जो भी है हमेशा डॉलर से, पेपर करेंसी से ऊपर ही रहा है और ऊपर ही जाएगा। इंसान नहीं रहेगा, मगर इंसान जब नहीं था इस दुनिया में तो गोल्ड मौजूद था। गोल्ड तब भी मौजूद था, इंसान जब चला जाएगा गोल्ड तब भी मौजूद रहेगा, क्योंकि ये खुदा की दौलत है। तो गोल्ड को, सिल्वर को आप एज अ रिजर्व रखिए, ठीक है। और ये आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा देगी और आप देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी। और इसी तरह रॉबर्ट कहते हैं कि सेवर्स आर लूजर्स, जो लोग पैसे को जमा करके रखते हैं, बैंक के अंदर संभाली रखते हैं, ये लोग सबसे बड़े लूजर्स हैं। क्योंकि आप जितना पैसा बैंक में सेव करके रखते हैं, बैंक के लिए उतना पैसा छापना मिनट्स का या सेकंड्स का काम है, ठीक है। तो बैंक को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बैंक को फ़ायदा होता है अपने क्रेडिटर्स से, जो लोग लोन लेते हैं बैंक से। बैंक को उन लोगों से फ़ायदा होता है जो लोग लोन लेते हैं, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट के ऊपर प्रॉफिट कमाता है। तो ये बात थी फेक मनी के अंदर, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो लोगों को नहीं पता होती, ठीक है, कि हमारी इकॉनमी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। हम लोगों ने जो रिज़र्व रखे हुए हैं वो डॉलर रिज़र्व रखे हुए हैं। तो इसलिए पेपर करेंसी जो है उससे डीवैल्यूएशन की तरफ जाती है ये पेपर करेंसी। और इसी तरह फिर फेक टीचर्स है। तो मैं कुछ बातें और आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ इसमें। जैसे चैप्टर के नाम है फेक मनी, वर्ल्ड इज़ अबाउट टू चेंज। दूसरा है इन गॉड वी ट्रस्ट। इन गॉड वी ट्रस्ट ये डॉलर जो पेपर है करेंसी उसके ऊपर लिखा होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, ठीक है। आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हाउ मच मनी आर यू प्रिंटिंग, कितना ज़्यादा पेपर जो है वो प्रिंट हो रहा है। 8 फिलोसफिकल रीजंस आई ओन रियल गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। 8 ऐसी वजूहात, 8 ऐसी रीजंस हैं कि रॉबर्ट ने गोल्ड को क्यों परचेज़ किया, क्यों परचेज़ करता है। ये आप लाजमी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि गोल्ड को एज अ इंश्योरेंस, एज अ बैकअप अपने पास रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स आपको पता चलेंगे विद फैक्ट्स जो है वो रॉबर्ट ने बताया है इसको। तो और इसी तरह फेक टीचर्स के बारे में रॉबर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है कि फेक टीचर्स वो टीचर्स होते हैं जो जस्ट किताब का याद किया हुआ बच्चों को वाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ा देते हैं, छाप देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे लोग फेक टीचर्स हैं। अब अकाउंटिंग की टीचर्स भी ऐसे आपको मिलेंगे कि जिन्होंने जस्ट किताबी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है और आकर वो वाइट बोर्ड पर छाप देते हैं और चले जाते हैं। रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने अकाउंटिंग के बारे में जो पढ़ा है उसको अप्लाई नहीं किया होता। तो ऐसे टीचर्स फेक टीचर्स होते हैं। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी टीचर्स हैं, रॉबर्ट कहता है वो फेक टीचर्स हैं। मैं रॉबर्ट की बात से बिल्कुल 100% एग्री करूंगा कि ये फेक टीचर्स हैं। जो पढ़ाते हैं खुद इन्होंने प्रैक्टिकली वो काम नहीं किया होता, सिर्फ पढ़ाने तक ही ये महदूद रहते हैं। रियल टीचर्स वो टीचर्स होते हैं, रॉबर्ट कहता है, कि जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस जो उनका होता है उसमें कामयाब होते हैं और बार बार मिस्टेक्स करने के बाद वो लोग कामयाब होते हैं और फिर जो वो बात बताते हैं, समझाते हैं, वो रियल टीचर्स हैं। क्योंकि और बच्चों को भी वो इनकरेज करते हैं कि वो प्रैक्टिकली चीज़ को एक्सपीरियंस करें, बार बार मिस्टेक्स करके उस चीज़ को समझें, फंडामेंटल्स जो हैं उसको समझें और उसके बाद जो है फैंसी चीज़ के ऊपर जाएं और उसको मास्टर करें। तो इसलिए बड़े आसान अल्फाज में आपको बताता चलूँ, जो टीचर्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, किताबी पढ़ के रट कर बच्चों को पढ़ा देते हैं, ऐसे टीचर्स फेक टीचर्स हैं। और जो टीचर्स अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस के बाद बच्चों को जो बात बताते हैं, समझाते हैं, वो रियल टीचर्स हैं। अब जैसे अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में समझना है तो और आप सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं तो आपको रियल एस्टेट के बारे में समझ तो आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, मगर जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि रियल एस्टेट में आपसे कितनी बड़ी मिस्टेक्स होंगी, कितने फेलियर्स को फेस करना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप रियल टीचर के पास जाएं जो रियल एस्टेट के मामले में
कामयाब है वही आपको बता सकेगा और आपके मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम होंगे उस फील्ड के अंदर। वही आपको सही गाइडेंस देगा कि किस तरीके से आपने रियल एस्टेट के फील्ड में आना है और कामयाब होना है इसके अंदर। तो ये रियल टीचर्स होते हैं, और रियल टीचर्स भी आपको सभी वो मिलेंगे मोस्टली जिनके पास डिग्रीज नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीज़ को करते हैं, मिस्टेक्स भी करते हैं, फिर जाकर वो कुछ ना कुछ बनते हैं। तो ऐसे टीचर्स के पास जाइए। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ऐसे लोगों के पास जाइए जो ऑलरेडी अकाउंटेंट हैं और अकाउंटिंग की फील्ड में सर्व कर रहे हैं और कामयाब हैं। तभी आप वो को बेस्ट अकाउंटिंग समझ आएगी। सिर्फ किताबी पढ़ के या उन लोगों से जिनको किताबी अकाउंटिंग अच्छी सही समझ आती है, आप कभी भी उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो ये है रियल टीचर्स के ऊपर। बहुत सारी और भी इसके अंदर रियल टीचर्स में आपको मिसालें और बहुत सब कुछ आपको इसके अंदर सीखने को मिल जाएगा। अब एक 8th चैप्टर है इसके अंदर, गोइंग बैक टू स्कूल, फाइटिंग व्हाट्स फेक। ठीक है, स्कूल के बारे में भी इससे मुझे बात याद आ गई और इस चैप्टर के अंदर भी है कि स्कूल जो है वो उसके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे दे रहे। हर बंदे को पैसे कमाने का शौक़ होता है, हर बंदे को अमीर बनने का शौक़ होता है, ठीक है, मगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये चीज़ ये एजुकेशन नहीं दे रहे। स्कूल के अंदर नॉलेज विजडम तो दूर की बात, नॉलेज नाम की चीज़ नहीं, ना नॉलेज है ना विजडम है, बच्चे को कुछ सीखने को नहीं मिलता। और मैंने अक्सर ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, ऐसे बच्चे देखे जो पहले ठीक थे, स्कूल जाने के बाद वो ख़राब हो गए, उनका मिजाज जो है वो चिड़चिड़ापन आ गया और इस तरह की चीज़ें आ गई, जबकि स्कूल जाके बच्चे को ठीक हो जाना चाहिए। ये क्या वजह है कि इवन बच्चे जो हैं हमें उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो इंसान को चाहिए, नॉलेज, विजडम, एथिक्स। ठीक है, हर टीचर आता है अपने पीरियड में अपने लेक्चर के अंदर आके वो जो भी किताबी होता है वो छाप के चला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि बच्चा को जब वीकेंड में छुट्टियाँ आती है तो खुश होता है कि स्कूल से जान छुट्टी। जब 3 महीने की बच्चे को समर वेकेशंस हो जाए सपोज, तो वो खुश होता है कि जान छुट्टी, अब छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे। जबकि वो बंदा जिसको लिटरेचर का शौक़ है, जिसको नॉलेज सीखने का शौक़ है, जिसको विजडम का शौक़ है, जिसको इल्म तालीम का शौक़ है, उसको तो खुशी होनी चाहिए कि यार मैं कब स्कूल जाऊँगा, मैं कब सीखने जाऊँगा, कोई नई बात सीखने को मिलेगी। ठीक है, मगर ऐसा है नहीं। इसीलिए सब स्कूल से भागते हैं, सब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से भागते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें अननेसेसरी डाटा ज़बरदस्ती अपने दिमाग में डालना पड़ता है। जिस चीज़ का शौक़ नहीं है उसको भी रट्टा मार के हमें अपने दिमाग में डालना पड़ता है, और यह हकीकत है। कोई शख्स, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा जिसने लाइक से लाइक बचा भी, जिसने चीटिंग ना की हो। और रॉबर्ट इस किताब में कहते हैं कि चीटिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग। उसकी दलील रॉबर्ट ये देते हैं कि चीटिंग के अंदर एक टीम वर्क होता है, एक ग्रुपिंग होती है, सब मिल के करते हैं। और जहाँ पर जब चीटिंग होती है, ठीक है, तो मतलब मोस्टली लड़के पास हो जाते हैं जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल जो है शेयरिंग के बात करते हैं। और इसकी एग्जांपल रॉबर्ट ये देते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाएं, आप जब बिज़नेस के अंदर जाते हैं तो टीम वर्क के बगैर बिज़नेस कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपको लाइफ में कामयाबी चाहिए तो टीम वर्क के बगैर आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। अगर मैंने एक कंपनी चलानी है तो मुझे एचआर के लिए भी लोग चाहिए होंगे, मुझे मटेरियल डिपार्टमेंट के लिए भी लोग चाहिए होंगे, मुझे लीगल डिपार्टमेंट के लिए भी लोग चाहिए होंगे, मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी लोग चाहिए होंगे। मैं हर काम अकेले खुद नहीं कर सकूँगा। अब मैं चाहूँ कि नहीं हर काम मैं करूँ, सारा का सारा पैसा मुझे आए, तो हर फन मोला कोई भी नहीं बन सकता और ना ही कोई आज तक बना है। तो इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है कामयाबी हासिल करने के लिए। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की एक्सपर्टीज़, किसी न किसी की स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इवन ये जो हमारी स्टडीज़ हैं, जब पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो जब टीम वर्क होगा इसमें, तो आप देखेंगे ज़्यादा बच्चे कामयाब होंगे, ज़्यादा बच्चे पास होंगे। तो एजुकेशन सिस्टम जो पूरा का पूरा है ना, ये इसमें रिफॉर्म चाहिए, इसमें अमेंडमेंट्स चाहिए, इसमें बहुत इस ढांचे को ठीक करना पड़ेगा। एक तो ये आया यूरोप से है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के थ्रू, और वेस्टर्न सारा हमारा जो है वो बना हुआ है सब कुछ। ठीक है, जब बच्चा यहाँ से निकलता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो आगे जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में फंस जाता है, रैट रेस के अंदर फंस जाता है। और वो एक उसकी एक बजाय इन तीनों जगह इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद वो एक और जगह पे जाकर फंस जाता है। उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल वो समझता है। ऑफिस में जाकर भी उसको वो काम करना पड़ता है। 90%
से ज़्यादा लोग जो ऑफिसेज के अंदर काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं जिसका उनको शौक नहीं है, जस्ट उनको सैलरी मिल रही है उसके ऊपर वो ज़बरदस्ती काम करते रहते हैं। जबकि जो लोग बिजनेस करते हैं वो एफर्ट करते हैं, शौक से काम करते हैं, बेशक उनको मुनाफा कम हो रहा, अपना काम करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे चीटिंग करते हैं, ठीक है, चीटिंग करते हैं उसको टीचर्स बुरा समझते हैं, ठीक है, कि ये बच्चा नालायक है। और आपको पता चलेगा, आप लोग अगर देखें इर्द गिर्द अपने, आपके जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उसको वही लोग हेड कर रहे हैं, वही लोग सीईओज हैं जिनके पास डिग्रीज ही नहीं है। क्या लोग ये गौर क्यों नहीं करते कि जितने लोग सीईओज हैं, बिल गेट्स है ड्रॉप आउट है, वॉरेन बफेट है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, जेफ बेजोस है, उसके बाद मार्क जकरबर्ग है, इलॉन मस्क है, इनके पास कोई डिग्रीज नहीं है। तो ये इतना हाईली सक्सेसफुल कैसे हैं? इसीलिए क्योंकि इन लोगों को एक तो जो शौक होता है ये अपने शौक की तरफ जाते हैं, और दूसरा इन लोगों को पता है कि डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। डिग्री से ना नॉलेज आएगी, ना विजडम आएगा, प्रैक्टिकल हम जो कुछ सीखते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ काम नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ, और नंबर जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। हमारे यहाँ पर एक ही चीज़ बच्चों के जहन में डाली जाती है कि अच्छे नंबर होंगे, अच्छी डिग्री होगी तो अच्छी जॉब होगी। जब अच्छी जॉब मिल भी जाती है, अच्छी सैलरी मिल भी जाती है, उसके बावजूद जो इंसान परेशान रहता है, उसके बावजूद भी उसकी सैलरी उसको पूरी नहीं पड़ती। तो इसलिए हमेशा बिजनेस की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, और हमेशा टीम वर्क की तरफ जाइए। टीम वर्क मिलके अच्छी टीम होगी तभी आपके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं, तभी आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो लोग चीटिंग को बुरा बोलते हैं, बुरा समझते हैं, अगर वो इस किताब को पढ़ लें, इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं, इसके अंदर जो दलील रॉबर्ट ने दी है, तो उनको पता चलेगा कि चीटिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। और अगर आप चीटिंग करके पास हो जाते हैं, आप खुश होते हैं कि यार चलो मैं पास हो गया, मैंने जो ज़रिया था वो चीटिंग का था। इसके बरक्स अगर आप बैठे रहे, नहीं मुझे तो मैंने तैयारी नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है, तो आपको फेल होने का दुख होता है। तो इसलिए चीटिंग जो है उसमें एक टीम वर्क होता है। तो ये बात होगी फेक टीचर्स की। अब आगे चलते हैं। रॉबर्ट जाना जाता है क्लियर कट बात करने के लिए। कोई भी बंदा मैंने इतना क्लियर कट नहीं देखा जो रॉबर्ट पैसे का मामला हो, टीचिंग का मामला हो, उसके अलावा एसेट्स का मामला हो, अमीर बना कैसे जाता है, इन फाइनेंस के मामलों के ऊपर रॉबर्ट कियोसाकी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। बाकी और कोई बोलता है इन फाइनेंशियल मामलों के ऊपर तो इनडायरेक्टली बात करता है, उसकी बात समझ नहीं आती। रॉबर्ट बड़े सीधी सीधी बात करता है और क्लियर कर बात करता है। जैसे कि मैंने आपको इस किताब के बारे में बताया कि उसके अंदर चीटिंग को उसने कहा कि चीटिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर एक बिजनेस सेक्टर को चलाना है तो वो टीम वर्क के बगैर नहीं चल सकता। इसी तरह आपको अगर एग्ज़ाम्स में कामयाब होना है तो अगर चीटिंग हो रही है तो उसके बगैर मोस्टली बच्चे पास नहीं होते, ठीक है। खैर ये बात है, आप देख लीजिए सीए है, उसके अंदर मतलब चीटिंग नहीं हो सकती। उसके पासिंग रेशो देख लीजिए, 1% कामयाब होता है, 2% कामयाब होते हैं बच्चे, ठीक है। और जहाँ पर मतलब चीटिंग होती है वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा रेशो होती है बच्चों के कामयाब होने की। खैर एनी हाउ मैं रॉबर्ट की बात से बिल्कुल इत्तफाक करूँगा, ठीक है, इस मामले में। और अब आगे जो है एक और है फेक एसेट्स, ठीक है, जाली एसेट्स, ठीक है। एसेट के मामले में भी मैं आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ। रॉबर्ट कियोसाकी ही की बात है कि लोग अगर एक घर परचेस करते हैं और उसको समझते हैं कि ये उनका असासा है, तो वो घर उनका हरगिज़ असासा नहीं होता। अगर वो घर को रेंट पे लगा दें तब वो घर उनका असासा है। और असासा यानी एसेट की डेफिनेशन रॉबर्ट कियोसाकी जो देते हैं वो बड़ी ही सिंपल है, और वो ये है कि एनीथिंग विच पुट मनी इनटू योर पॉकेट इज योर एसेट, एंड एनीथिंग विच पुट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट इज कॉल्ड योर लायबिलिटी, इज कॉल्ड अ लायबिलिटी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाल रही है, पैसा ला रही है, वो आपका असासा है, एसेट है। और कोई भी चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है वो लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगी। डिक्शनरी में भी एसेट की और डेफिनेशन, आपके टीचर्स जो एसेट का कॉन्सेप्ट देंगे, लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट देंगे, वो भी टोटली और है। और ये अमीरों ने डिज़ाइन इस तरह किया हुआ है
एजुकेशन सिस्टम को, ताकि आपको हकीकत के बारे में पता ना चल सके कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। और अमीर चाहता भी नहीं है ऐसे लोग जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बनाया है कि गरीब लोग ऊपर आएँ, ठीक है। इसीलिए नई से नई डिग्री निकाल देते हैं, नई से नई चीज़ आ जाती है, लोग बेचारे उसके अंदर फंस जाते हैं। और आप देखें गौर करें, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हर वो बंदा कामयाब है, हाईली सक्सेसफुल है जिसके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि उसको ये हकीकत पता चल जाती है कि अमीर बना कैसे जाता है। अमीर बना जाता है असासे बनाकर, अमीर बना जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन लेके, वो एजुकेशन जो अमीरों के पास है, ठीक है। अमीर बना जाता है इन चीज़ों के ज़रिए। तो एसेट की मैं बात कर रहा था, एसेट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, लायबिलिटी की डेफिनेशन बताई। तो इसी तरह जो घर लोग ख़रीदते हैं और उसमें खुद रह रहे होते हैं, ये वर्स्ट सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। और वो लोग कहते हैं कि हमारा घर है, हमारा अपना घर है, तो ये असासा है। असासा बिल्कुल भी नहीं है। असासा तब तक नहीं है जब तक आपका घर आपकी जेब में पैसा नहीं डालता। अब इसी घर को आप रेंट पर लगा दीजिए तो ये घर आपका असासा बन जाएगा आपका, ठीक है। और अगर कोई गाड़ी है आपने ली है, उस गाड़ी को आप रेंट पर लगा देते हैं ऊबर या करीम में, तो वो गाड़ी आपका एसेट है, क्योंकि वो गाड़ी आपकी जेब में पैसा ला रही है, ठीक है। ये चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप रेंट पर लगाते हैं या कोई भी चीज़ आपकी जेब में पैसा ला रही है, वो आपका एसेट बनती जाएगी, असासा बनती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि आपका अपना घर है और वो आपका असासा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए अपने माइंड से इस कॉन्सेप्ट को निकाल दीजिएगा कि ये आपका असासा है, कि अगर आपने अपना घर ख़रीदा है, अपनी गाड़ी ख़रीदी, ये असासा नहीं है। उल्टा ये आपके एक्सपेंसेस बन जाते हैं, आपको हर ख़र्चा इसमें से निकालना पड़ता है, ख़र्चा लगाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि लग्जरीज, गरीब या मिडिल क्लास जो है वो लग्जरीज की तरफ जाता है पैसे सेव करने के बाद। लग्जरीज अमीर लोग हमेशा एंड पे लेते हैं, लास्ट पे लेते हैं, पहले वो एसेट्स बनाते हैं। लग्जरीज खरीदने के बाद उनकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अमीर लोग खुद अफोर्ड नहीं करते, खुद जो है उसके लिए पैसे नहीं देते, उनके असासे पे करते हैं। गरीब आदमी जो है वो लग्जरीज तो ले लेता है, मगर उसके बाद उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होता है और वो उस लग्जरी के एक्सपेंस में लगा देता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अमीर लोग जो है पहले असासे बिल्ड करते हैं, अपना एम्पायर बिल्ड करते हैं। असासे बनाने के बाद वो गाड़ी महंगी से महंगी परचेज़ करते हैं, घर परचेज़ करते हैं और डिफरेंट जो लग्जरीज़ हैं वो परचेज़ करते हैं। और उनके जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, ख़र्चे आते हैं, वो उनके बनाए हुए असासे, उनके घर जो उनको रेंट आता है जहाँ से, वो उस चीज़ के लिए पे कर रहे होते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप रिच डैड पुअर डैड को पढ़िए, आप इस किताब फेक को पढ़िए, ताकि आपको समझ आए एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। और रॉबर्ट कियोसाकी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है। तो लग्जरीज़ की तरफ मत जाइए, असासों की तरफ जाइए। लग्जरी की तरफ हमेशा एंड पे जाइए, पहले अपना असासा बनाइए, ठीक है। और रॉबर्ट ने कहा कि असल पैसा जो है वो आपकी वो इनकम नहीं है जो आपको हासिल हो रही है जॉब के ज़रिए। असल पैसा, चूँकि हमारा जो अब गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा रिज़र्व सिस्टम, तो अब 1971 के बाद जब प्रेसिडेंट यूएस निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया था, तो उस वक्त जो सही पैसा था, उसके बाद जो सही पैसा बन गया था वो था डेट, कर्जा। अब कर्जा है वो असल रकम है, वो असल पैसा है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आप देखिए हमारा मुल्क है पाकिस्तान के ऊपर कर्जा ले जा रहे हैं। अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है, ठीक है। और कर्जे पर कर्जा ले जा रहे हैं, कर्ज़ों का बर्डन है। कर्ज़ों के बगैर आपका मुल्क चल ही नहीं सकता और कर्ज़े कभी ख़त्म भी नहीं होंगे जब तक हमारी इकॉनमी, जब तक हमारा मुल्क गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर ना आ जाए, ठीक है। और इसलिए ये कर्ज़ों ही के ऊपर चलता रहेगा। और हम लोग ये समझते हैं कि कर्ज़ा जब ख़त्म हो जाएगा तब हमारा मुल्क जो है वो ठीक हो। कर्ज़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कर्ज़ा लेते जाएंगे, लेते रहेंगे, क्योंकि कर्ज़ों के ऊपर डेट बेस्ड इकॉनमी है, ये हमारी डेट बेस्ड इकॉनमी है। आपके सामने ये राज खुलेंगे, आपको समझ आएगी, आप हकीकत की नज़र से इस दुनिया को देखने लग जाएंगे, अपने मुल्क को देखने लग जाएंगे। और आप फिर इस डिबेट को छोड़ देंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्यों नहीं अच्छे इकदाम ले रही, ठीक है।
गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, फ़लाँ करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कैसे चल रही है, आपको ये पता चलेगा और आप गवर्नमेंट के गिले शिकवे करने छोड़ देंगे। फिर आप अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसीलिए जैसे कि मैंने पहले कहा था कि डोंट चेंज द गवर्नमेंट, चेंज योरसेल्फ। ये रॉबर्ट कियोसाकी की कोटेशन है, इसलिए इसके ऊपर अमल कीजिए और गवर्नमेंट के ऊपर गिला शिकवा करना छोड़िए, अपने आप को बनाना शुरू कीजिए। मैं खुद इस वक्त लर्निंग फेज़ के अंदर हूँ। रॉबर्ट की किताबें मैंने काफ़ी पढ़ी। रॉबर्ट की टैक्स एडवाइज़र है, अभी मैं उसकी किताब पढ़ूँ, टैक्स फ्री वेल्थ। इस किस्म की किताबें पढ़िए ताकि आपको फाइनेंस के बारे में समझ आए। बहुत से लोग हैं ऐसे हैं जिनके पास पैसा आया मगर फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से वो वापस ज़ीरो के ऊपर आ गए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे को सिर्फ सेव करते रहते हैं और वो ये समझते हैं कि वो अमीर हो रहे हैं, अमीर बन गए हैं, ठीक है। पैसा जो सेव हो रहा है वो आपको कुछ नहीं दे रहा, मगर वो पैसा जो आपने असासे बनाने में, एसेट बिल्ड करने में लगाया है, वो आपको ज़रूर रिटर्न देगा। पैसा आपके लिए काम करेगा अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और रॉबर्ट बहुत एम्फसाइज करता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट वो चीज़ है जिसके अंदर एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने ख़रीद लिया और उसकी कीमत डे बाय डे, मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर बढ़ती चली जाती है, उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। वॉरेन बफेट कहता है कि चीज़ परचेज़ करने से पहले आप ये देखिए कि जो चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। अब ये बात मुझे गुफ्तगू के दौरान याद आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस किताब के ऊपर मैं अलग से भी एक बनाऊँगा वीडियो ज़रूर, लेकिन आज बात करना चाह रहा था इस किताब के हवाले से, फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से तो कर रहा हूँ। तो वॉरेन बफेट कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू देखिए, उसकी आप प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। आप प्राइस पे करते हैं और आपको उसके इवज़ वैल्यू मिलती है। आप कितने लोग ऐसे हैं जो प्राइस पे करते हैं, उसके इवज़ कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं ख़रीदते, उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है जिसकी वो प्राइस पे कर रहे हैं और उनको कोई वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है, जो चीज़ उन्होंने परचेज़ की होती है। इसलिए वो चीज़ परचेज़ कीजिए जिसकी वैल्यू हो, और वैल्यू जो है आपको मिलेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, ताकि अगर आप जा रहे हैं कि आपको ROI, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा मिले, तो आपको रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। आप प्राइस पे करेंगे और आपको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी जिसके अंदर अमोर्टाइजेशन है। अमोर्टाइजेशन दूसरी चीज़, एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन दूसरी चीज़ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है। गोल्ड के अंदर आप प्राइस पे कर रहे हैं, आपको एक वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है जिसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, और वक्तन फ़वक्तन जूँ टाइम गुजरता जाएगा गोल्ड की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह सिल्वर है, और सिल्वर सबसे चीप है, और रॉबर्ट हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप सिल्वर की तरफ जाइए, सिल्वर को परचेज़ कीजिए। सिल्वर ऐसी चीज़ है, ऐसी धात है, ऐसी कीमती चीज़ है, ऐसी गॉड्स मनी है ये, कि इसकी भी कीमत वक्तन फ़वक्तन, डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। और ये वो चीज़ है कि बच्चा इसको ख़रीद सकता है। सिल्वर को, प्योर सिल्वर को 1000 रुपीज़ से या 800 रुपीज़ से आप सिल्वर की प्राइस शुरू होती है तकरीबन, ठीक है। और अगर आप गोल्ड की तरफ नहीं जा सकते तो सिल्वर की तरफ जाइए, लाजमी जाइए, सिल्वर को कलेक्ट कीजिए ताकि इसकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाए और आपकी वैल्यू में, इसके में अंदर इजाफा हो सके। तो ये चीज़ है, प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ के लिए प्राइस पे कीजिए जिसकी वैल्यू हो। और रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि आप रियल वर्ड जो है, रियलिटी वर्ड जो है, ये स्पेनिश का एक वर्ड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वॉरेन बफेट ही की बात, एक और कोटेशन मुझे याद आ गई जिसके ऊपर मैंने लाजमी डिस्कस करना चाह रहा था आपसे गुफ्तगू के दौरान, वो मुझे याद आ गई कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ, आपने 90% से ज़्यादा लोग देखे होंगे जो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं सारी ज़िंदगी। एक आदमी जॉब करता है तो वो अर्नड इनकम यानी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऊपर जो सैलरी बेस्ड इनकम है उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारता है और बेचारा मिडिल क्लास बन जाता है। इसके ऊपर कभी डिपेंड ना कीजिए, ठीक है। हमेशा बैकअप रखिए अपने पास, 2 रखिए, 3 रखिए। जितने ज़्यादा बैकअप रखेंगे खासकर फाइनेंशियली, उतना ज़्यादा आप लोग सिक्योर रहेंगे।
अगर एक बंदा जॉब के ऊपर डिपेंड है और उसको जॉब से निकाल दिया जाता है 40-50 साल की उम्र में, तो वो क्या करेगा? उसके पास सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है। तो नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो हमेशा दूसरा, तीसरा, चौथा सोर्स ऑफ इनकम लाजमी अपने पास रखिए, ताकि आपको मल्टीपल जगहों से इनकम आ रही हो, आप अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकें, आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकें। और इसी तरह मुझे एक और बात याद आ गई कि ग्रैंड कार्डोन की बात है। ग्रैंड कार्डोन बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं, जिसका नाम है दी 10x रूल। बहुत सारी किताबें उनकी बेस्ट सेलिंग है, लेकिन 10x रूल उनकी जो है शोरा आफाक किताब है, उसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। मोटिवेशनल बुक है ये, दी 10x रूल। उसमें एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ग्रैंड कार्डोन कहते हैं कि डोंट क्रिएट इनकम बिकॉज इनकम इज ऑलरेडी क्रिएटेड, क्रिएट वेल्थ। इनकम की तरफ मत जाइए, इनकम ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। इनकम हर बंदा कमा रहा है बिकॉज इनकम इज ऑलरेडी क्रिएटेड, बट वेल्थ की तरफ जाइए। वेल्थ 1% लोगों के पास है। इनकम इज टैक्सेबल बट वेल्थ इज नॉट। एंड थर्ड थिंग इज कि इनकम इज ओनली फॉर 1% बट वेल्थ इज फॉर जनरेशंस। वेल्थ नस्लों के लिए होती है और इनकम खाली एक बंदे के लिए या दो बंदों के लिए, इससे ज़्यादा के लिए नहीं होती, ठीक है। और वेल्थ जो होती है नस्लों के लिए होती है। तो आप वेल्थ की तरफ जाइए, ठीक है। अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर पैदा कीजिए, अपने अंदर मोटिवेशन पैदा कीजिए। देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके नौजवानों के लिए जो कि सिर्फ नौकरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो समझते हैं कि नौकरी ही सब कुछ है या सब चीज़ें, ठीक है। नौकरी होगी तो बस हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। और अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जितने सैलरीड पर्सन लोग हैं वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हैं। वो उनको अपनी बॉस की सुननी पड़ती हैं और हज़ारों किस्म की मुश्किलात का उनको ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बिजनेसमैन अगर आप देखें तो बिजनेसमैन अपनी ज़िंदगी जीता है, अपनी सुबह होती है उसकी, अपनी रात होती है, खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ट्रैवलिंग करते हैं, वर्ल्ड ट्रैवलिंग करते हैं। तो क्या अपने बिजनेस की तरफ जाइए, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए। रियल एस्टेट के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी तो रियल एस्टेट की तरफ लाजमी जाइए। रियल एस्टेट से रिलेटेड आप किताबें पढ़िए, फिर प्रैक्टिकली आप उसमें जाइए और उन टीचर्स के पास जाइए जो रियल एस्टेट की फील्ड में मौजूद हैं। तो ये फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक एसेट्स, ये इस किताब के अंदर मैंने आपको कंसाइजली, बड़ी प्रिसाइजली आपको ये चीज़ बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैंने क्या आपको आपके साथ बातें शेयर की हैं। जो बात पसंद आए उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस किताब को लाजमी मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँ, इसको ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा किताबें पढ़ने के बाद। कोई किताब पढ़ते हैं या कोई किताब मेरी रेकमेंड की हुई पढ़ते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैंने ये किताब पढ़ी, इससे मुझे ये सीखने को मिला। और आप कोई अगर मुझे किताब रेकमेंड करना चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा, मैं ज़रूर इस किताब को इंशाल्लाह ताला पढ़ूंगा। आजकल मैं फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहा हूँ, आपको भी यही रेकमेंड करूँगा, आप भी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड किताबें पढ़िए। और एक और चीज़ कि आप अजीम लोगों को पढ़िए, आप उन लोगों को पढ़िए जो ऑलरेडी कामयाब हैं। अगर आप बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं तो बिजनेसमैन्स को पढ़िए, उनकी कामयाबी के ऊपर लिखी हुई किताबें पढ़िए। आप जेफ बेज़ोस को पढ़िए, उसने तो कोई किताब नहीं लिखी लेकिन उसके ऊपर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं। आप रॉबर्ट कियोसाकी को लाजमी पढ़िए, आप ग्रैंड कार्डोन को पढ़िए, आप वॉरेन बफेट को पढ़िए, आप चार्ली मंगर को पढ़िए। ये जितने मैंने नाम लिए आप इनको सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा ये सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं, ठीक है। और इन लोगों को आपको पढ़ें। आपको ना कि सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन या आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी, बस के साथ मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पायरेशन मिलेगी। आपको अपनी लाइफ के अंदर कहाँ कौन कौन से जो एलिमेंट्स है उनकी जिनकी ज़रूरत है आपको वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप तो इसलिए इन लोगों को पढ़ें और अपनी लाइफ को अपने आप को इवॉल्व करें, अपनी लाइफ को एलिवेट करें, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप रॉबिन शर्मा को पढ़िए, आप हाईली रेकमेंड करूँ कासिम अली शाह साहब को पढ़िए, ठीक है। आप टोनी रॉबिन्स को पढ़िए, ठीक है। और ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के राइटर्स हैं, तो इनको पढ़िए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाइए। तो इनको पढ़िए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाइए। और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई किताब के साथ हाज़िर हूँगा
और नई गुफ्तगू करेंगे। और इस किताब के ऊपर और जो भी मैंने गुफ्तगू की उसके ऊपर एक स्पेसिफ़िक अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा, छोटी शॉर्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह। तो उसके अंदर बड़ा प्योरली मैं कोशिश करूंगा आपको इस किताब का मैसेज कन्वे करने की कोशिश करूँ। उसके अंदर डायग्राम्स भी सब कुछ जो है कोशिश करूँगा, एफ़र्ट करूँ आपको इस किताब की और फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स की जितनी भी नॉलेज है, विजडम है, वो आप तक सही इन्हीं मायनों में कन्वे करने की कोशिश करूँ। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।